अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो और आज उसका 8वां पार्ट मैं आपको पढ़कर सुनाने लगी हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। कॉफ़ी में से गरम गरम भाप उठ रही थी। तिरमज़ी साहब को ये भाप बहुत अच्छी लग रही थी। उसे देखते रहे, चम्मच हिला के एक घूंट भरा। मिस कोनिगर ने भी आइसक्रीम खाना शुरू कर दी। फिर जैसे वो ख्वाब में बोलने लगे, मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक पसमानदा गांव से है। मेरे वालिद ने दूसरी जंग अज़ीम में शिरकत की थी। जब वो गांव वापस आए तो उनका एक बाजू कटा हुआ था, मगर 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दूसरा बाजू बनाकर भेज दिया। मुझसे पहले मेरी 4 बहनें थीं। मेरी पैदाइश पर मेरे वालिद समेत मेरा सारा ख़ानदान बहुत खुश हुआ। मेरे बाप ने फ़ैसला कर लिया कि वो मुझे कानून की तालीम देगा। उसे शौक़ था कि उसका बेटा जज बने। उसने दुआ भी मांगी थी। मेरी माँ बताती है, जिस रात में पैदा हुआ पूरे चांद की चांदनी सारे गांव में फैली हुई थी। इसकी मुनासबत से मेरा नाम यूसुफ रखा गया। जानती हो, हमारे यहाँ यूसुफ उन लड़कों का नाम रखा जाता है जो बहुत खूबसूरत होते हैं। इस बात पे तुम हंसना नहीं। गांव में मुझे खूबसूरत बच्चा ही समझा जाता था। मिस कोनिगर ज़ेरे लब मुस्कुराई, मगर उसने ज़ुबान नहीं खोली। वो जानती थी उछलती नदी को टोकते नहीं हैं, वरना पानी रुक जाता है। मेरे वालिद का नाम अब्दुल जब्बार तिरमज़ी था। वो ज़मींदार थे। जंग से आने के बाद खेती बाड़ी करते रहे। मैंने जब मैट्रिक पास कर लिया तो आला तालीम के लिए मुझे शहर भेज दिया गया। लेकिन एक और बात भी हुई। शहर भेजने से पहले मेरी मंगनी कर दी गई। मिस कोनिगर ने सिर्फ आंखों से हैरत का इजहार किया। ये भी एक कहानी है। मेरी माँ की एक बहन थी। 20 साल से उसके यहाँ बच्चा नहीं हुआ था। मेरी पैदाइश के बाद वो हामिला हो गई। हर रोज़ मेरी माँ से आकर कहती कि तुम्हारा ये बेटा नसीबों वाला है, इसके आने से हमें ये खुशी मिली है। अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसकी शादी यूसुफ से कर दूँगी। मिस कोनिगर मुस्कुराई तो तिरमज़ी साहब ने कहा, ऐसे ही जज्बाती लोग हैं हम। हमारे यहाँ अभी तक यही हालात हैं। हम रिश्तों नातों को जज्बात से नापते हैं। जब मैं 2 साल का था, मेरी खाला की बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका नाम ज़ुलेखा रखा। ज़ुलेखा, पहली मर्तबा मिस कोनिगर ने ज़ुबान खोली। खूबसूरत नाम है, साउंड्स वेल, म्यूज़िक है इसमें। तुम्हें पता है उन्होंने ज़ुलेखा नाम क्यों रखा? नहीं, मिस कोनिगर ने सर हिलाया। खैर, ये एक मजहबी किस्सा है यूसुफ और ज़ुलेखा का। अगर मैं ये सुनाने बैठ गया तो रात यहीं तमाम हो जाएगी। फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा। उन्होंने कॉफ़ी का प्याला ख़त्म किया और एक तरफ रख दिया। मिस कोनिगर मेज़ पर कोहनियाँ जमाए गौर से उन्हें सुनने लगी और वो फिर बताने लगे, जब मैं शहर जाने लगा तो घर वालों ने मेरी मंगनी ज़ुलेखा के साथ कर दी। मेरे दिल में इस नौ उम्री ही में ज़ुलेखा का ख़याल बस गया। छुट्टियों में जब मैं घर आता तो घर के अंदर रोमांस का वही हरा भरा खेल शुरू हो जाता। मैंने ग्रेजुएशन के बाद लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने तकाज़ा करना शुरू कर दिया कि अब मैं शादी कर लूँ। मेरी प्रैक्टिस अभी ठीक तरह चली भी नहीं थी, मगर मैंने शादी की हामी भर ली। ये मुबालगे की बात नहीं। ज़ुलेखा इतनी हसीन थी कि जो भी उसे देखता बस सांस रोक के उसे देखता ही रहता। मुझे उसकी तरफ से हर वक्त धड़का ही लगा रहता था। शादी की तारीख़ रख दी गई। अभी 1 महीना बाकी था। मैंने अपने दफ्तरी काम निपटाए। उसके लिए मैं लाहौर आ गया। वहाँ इत्तला मिली कि ज़ुलेखा को चीचक निकल आई है। चीचक? मिस कोनिगर इतने ज़ोर से चौंकी जैसे सांप ने डस लिया हो। आज से 30 साल पहले का ज़माना जहन में लाओ। गांव के लोग इंजेक्शन वगैरह की सहूलतों से आगाह नहीं हुए थे, ना इन बातों पर यकीन रखते थे। ओह माय गॉड, मिस कोनिगर ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने
आंखें नहीं खोली। फिर क्या हुआ? 21 दिन में उसको आराम आ गया और मैंने अपनी माँ से कह दिया मैं हर हालत में उसी तारीख को शादी करूँगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी सूरत मेरे दिल में उतर चुकी थी। शादी की तैयारियां दोनों जानिब होने लगीं और वो दिन आ गया। तुम्हें मालूम है गांव में दूल्हा घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर जाता है। मैं दूल्हा बना घोड़े पर बैठा था और 200-300 गांव के मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ थे। शहनाइयों की गूंज में बारात उसकी हवेली की तरफ जा रही थी। हमारे यहाँ रवाज है कि दुल्हन अपनी बारात देखने छत पर आ जाती है। वो भी दुल्हन बनी छत पर आ गई। दूर से उसने अपनी बारात देखी, मुझे दूल्हा बना देखा और सबकी नज़र बचा के 2 मंजिला छत से नीचे कूद गई। ओह नो, मिस कोनिगर चीखी। नीचे गिरती उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। वो मर गई। उसके हाथ में मेरे लिए एक रुका था। जिस चेहरे से तुमने प्यार किया था मैं उस चेहरे को संभाल कर नहीं रख सकी। ये इबारत थी उस रुके की। मिस कोनिगर ने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तिरमिज़ी साहब थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, मुझे सब घर वालों ने कहा था उसको दुल्हन बनाकर देख लो, मगर मैंने नहीं देखा। जो चेहरा उसको दुल्हन बना देख लो, मगर मैंने नहीं देखा। जो चेहरा वो मुझे नहीं दिखाना चाहती थी मैं उसे क्यों देखता। फिर उसका चेहरा अपने दिल में लेकर मैं वहाँ से निकल आया। मज़ीद तालीम का बहाना करके इंग्लैंड चला गया और वहाँ लिंकन में दाखिला ले लिया। तुम्हें मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी वहीं से कानून की तालीम हासिल की थी, मगर मिस कोनिगर मबहूत बैठी थी जैसे कि वो सुन ही नहीं रही। बाप मेरी शादी की हसरत दिल में लेकर मर गया। माँ मेरी मिन्नतें करते करती कब्र में जा पहुँची। मेरा दिल शादी के लिए आमादा ही नहीं हुआ। वतन वापस चला गया, प्रैक्टिस शुरू की। अल्लाह ने कामयाबियाँ दी, मर्तबे मिले, हसीन लोग भी मिले, मगर दिल किसी से नहीं मिला। अपना चेहरा दोनों हथेलियों में जमाए मिस कोनिगर रो रही थी। तिरमिज़ी साहब ने हैरान होकर उसे देखा और चुप कराना चाहा। उसने भीगी हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर रोने दीजिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तिरमिज़ी साहब बौखलाए हुए अंदाज में उसे देखने लगे। उसके चेहरे पर आंसुओं का सैलाब आ गया। यूं उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जैसे टूटी तस्बीह के दाने गिरते, कभी 2-4 एक साथ, कभी एक के बाद दूसरा। कुछ देर ये कैफियत रही, फिर वो संभल गई। टिश्यू लेकर अपना चेहरा साफ़ किया, पर्स उठाया और एक्सक्यूज़ मी कहकर टॉयलेट की तरफ चली गई। वापस आई तो उसने अपना चेहरा ठीक कर लिया था। मेकअप करके लिपस्टिक का रंग भी गहरा कर लिया था। बालों पर कंघी करके उन्हें फिर जमा लिया था। गले के स्कार्फ की नॉट भी कस दी थी। खुशबुओं में भीगी वो आई और अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराने लगी। ये औरतें कितनी प्रैक्टिकल होती हैं, उन्होंने दिल में सोचा। अब ठीक है, तिरमिज़ी साहब ने भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम ठीक लग रही हो, बल्कि पहले से ज़्यादा मुतासिर कर रही हो। थैंक यू कहकर उसने वेट्रेस को बुलाया और 2 प्याली हॉट कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। ऐसी कोई तलब तो नहीं हो रही? तिरमिज़ी साहब ने कहा, मुझे हो रही है, कॉफ़ी पी कर चलते हैं। पता है क्या वक्त हुआ है? तुम बताओ। इधर दीवार पर देखें। तिरमिज़ी साहब ने दीवार गिर क्लॉक पर देखा, 2 बज रहे थे। अरे 2 बज रहे हैं, कमाल हो गया। जी हाँ सर, और हमें पता ही नहीं चला हम किस वक्त से बैठे हैं। हम ग़ालिबन 8 बजे यहाँ बैठे थे। वेट्रेस कॉफ़ी लाई। खुद मिस कोनिगर ने उनकी प्याली उठाकर उनके आगे रख दी और फिर अपनी प्याली अपने आगे कर ली। मिस कोनिगर, हम 6 घंटे से यहाँ बैठे हैं, यानी आधे दिन जितना वक्त हमने इस रात में गुजारा है। मिस कोनिगर मुस्कुराती रही और कॉफ़ी पीती रही और बातों में हमें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। इसका मतलब है हम खूबसूरत बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी कि हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। शायद मिस कोनिगर बोलना ही नहीं चाहती थी। बहरहाल तिरमिज़ी साहब ने घूंट भरकर कहा, आज की ये रात ज़िंदगी भर याद रहेगी, याद रखने के काबिल होगी, है ना? उन्होंने मिस कोनिगर से तायीद चाही। मिस कोनिगर ने कॉफ़ी पीकर अपने होंठ टिश्यू पेपर से साफ़ किए और बोली, कल के लिए क्या प्रोग्राम है सर? कल क्या है? कल इतवार है सर। तुम छुट्टी के दिन क्या करती हो?
میں تو اپنے گھر جایا کرتی ہوں۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ ارے مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے۔ سر میں ذرا کاؤنٹر پر موٹر کیب کا کہہ آؤں، آ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ ضرور بھائی، اب تو چلنا ہی چاہیے۔ وہ گئی تو ترمسی صاحب نے حال میں نظر دوڑائی۔ تقریباً سب لوگ جا چکے تھے۔ اکا دکا میز پر کوئی جوڑا بیٹھا تھا، یا تو اس نے زیادہ پی لی تھی یا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ البتہ بیس منٹ میں سے اب میوزک کے ساتھ اب میوزک کے ساتھ چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پورے ریسٹورنٹ کے ہال میں وسکی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اسٹوٹ گارٹ میں دنیا کی بہترین شراب بنتی ہے۔ اب جو ریسٹورنٹ خالی ہوا تو دیکھا بوتلیں ہی بوتلیں نظر آئیں۔ وہ پارسا تو نہیں تھے۔ جوانی میں سب کھیل کھیل چکے تھے اور ہر قسم کی شراب کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ پھر ایک موڑ پر جب نہ کہہ دی تو پھر نہ کا احترام کیا۔ وہ سمجھتے تھے نہ کہنے والا ہی بہادر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک فلسفہ بنا لیا تھا۔ مس کونیگر واپس آ گئی۔ 5 منٹ میں موٹر کیب آ جائے گی، یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، میں ایک قصبے میں رہتی ہوں جو اسٹوٹ گارٹ سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ میں ہر مہینے کا ایک ویکنڈ آ کر اپنے گھر گزارتی ہوں۔ اگر بیچ میں لانگ ویکنڈ آ جائے تو 2 مرتبہ بھی آ جاتی ہوں۔ گھر آ کر آرام کرنا اچھا لگتا ہے۔ اتنے میں ویٹریس بل لے آئی۔ ترمسی صاحب نے بل ادا کیا اور ٹپ توقع سے کچھ زیادہ رکھ دی۔ ویٹریس کارنش بجا لائی، تھینک یو ویری مچ کہا اور چل دی۔ یہ جو نیچے شور ہو رہا ہے یہ کب تک چلے گا؟ ترمسی صاحب نے پوچھا۔ یہ خوش فکرے نئی نسل کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ تو جب تک ہوش میں رہیں گے چلاتے رہیں گے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تب یہ ریسٹورنٹ بند ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈ نے آ کر اطلاع دی، موٹر کیب آ گئی ہے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر دروازے سے نکلتے وقت ترمسی صاحب نے حسب روایت عملے کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مس کونیگر نے ڈرائیور کو ہوٹل کا نام بتا دیا۔ وہ چل پڑا۔ 2 منٹ خاموشی رہی، پھر ترمسی صاحب بولے، مس کونیگر، کل ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ میرے گھر سر؟ مگر میرا گھر تو… اگر مگر چھوڑو، ہم یہاں جرمنی میں کوئی رہائشی گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کل اتوار بھی ہے، تم بھی اپنے گھر سے ہو آؤ گی، میں ایک خوبصورت قصبہ بھی دیکھ لوں گا، گاؤں کی سیر بھی ہو جائے گی۔ وہ ابھی شش و پنج میں تھی کہ ترمسی صاحب پھر بولے، اگر کوئی ایسی خاندگی مجبوری ہے، میرا مطلب ہے گھر والوں کی اجازت نہیں، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ نہیں سر، میں سوچ رہی تھی کہ پچھلے 1 مہینے سے میں گھر نہیں جا سکی، یونیورسٹی میں مصروفیات بہت تھیں، میرا گھر ٹھیک حالت میں نہیں ہوگا، آپ کو اس کی حالت کو نظر انداز کرنا ہوگا، اور پھر مجھے کل صبح ہی اپنے گھر روانہ ہونا ہوگا تاکہ میں میزبانی کے انتظامات کر سکوں۔ مس کونیگر نے ایک ہی سانس میں کہا، مجھے معلوم ہے عورتیں میزبانی اپنے ہی انداز میں کرنا چاہتی ہیں، میں لاکھ کہتا رہوں کسی تکلف میں مت پڑنا، لیکن تم اپنے حساب سے دیکھو گی، اس لیے تم صبح چلی جانا، مگر میں رات کا کھانا تمہارے ہاں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، صبح تو اب ہونے والی ہے، میں جب سو کر اٹھوں گی تو گاؤں روانہ ہو جاؤں گی، وہاں سے آپ کو فون کر کے آپ کے آنے کا پروگرام طے کر لوں گی۔ شکریہ مس کونیگر، مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگے گا۔ عین اس وقت ٹیکسی ہوٹل کے پورچ میں آ کر رک گئی۔ ترمسی صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے تو گھڑی پر 3 بج رہے تھے۔ ساری رات گزر گئی تھی مگر ان پر تھکاوٹ نام کو بھی نہ تھی۔ دل عجیب طرح سے ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے عرصہ دراز سے انہوں نے ایک بھاری شہتیر اٹھا رکھا تھا، آج اس کو اتار کر کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا ہو۔ کوٹ اتار کر لٹکانے لگے تو ذرا بوجھل محسوس ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا، بریسلٹ نکل آیا۔ اوہ، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ ڈبیا تو مس کونیگر کو دینا تھی، میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے مسکرا کر ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ زندگی کے ایسے آداب سے کتنے نابلد تھے۔
انہوں نے دل میں سوچا کبھی نارمل زندگی گزاری ہو تو پتہ چلے کہ کب کیا کرتے ہیں۔ سوچتے سوچتے انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور سو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو پہلے دیوار گیر کلاک پر نظر گئی، دن کے 12 بج رہے تھے۔ اوہو، 8.75 گھنٹے سوئے، ایسے سوئے کہ کروٹ ہی نہ لی۔ بہت عرصے کے بعد مزے کی نیند آئی، سفر سہل ہو گیا۔ انہوں نے روم سروس کو فون کیا اور معذرت کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ اب اٹھے ہیں، چائے اور ناشتہ کمرے میں مل سکتا ہے؟ منتظم نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا، آپ آرڈر دیں، کمرے میں پہنچ جائے گا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باتھ روم میں چلے گئے۔ جب شیو سے فارغ ہو کر نہا دھو کر آئے تو ان کی کافی ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کیا، صوفے پر بیٹھ گئے، ایک انگریزی اخبار اٹھا لیا اور دھیرے دھیرے چائے کے سپ لینے لگے کہ یکا یک فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چونک گئے، پتہ نہیں کس عالم میں پہنچے ہوئے تھے۔ فون اٹھا لیا، گڈ آفٹرنون مسٹر ترمزی۔ ارے گڈ آفٹرنون ہو گیا؟ انہوں نے گھڑی دیکھی، پھر اس کے سلام کا جواب دیا، میں صبح سے 2 مرتبہ آپ کو فون کر چکی ہوں، مس کونیگر کہہ رہی تھی۔ اچھا، ایک 10 بجے کیا اور دوسرا 11:15 بجے۔ اچھا، زندگی میں غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے جگایا نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو خوبصورت نیند آئی۔ ایک عرصے کے بعد میں آج 12 بجے اٹھا ہوں اور آپ چائے پی رہا ہوں۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں 9 بجے گاؤں آ گئی تھی۔ ارے تم سوئی نہیں؟ 6 گھنٹے سونے کو بہت ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ بھی بہت تھی اور آ کر گھر کو بھی ٹھیک کرنا تھا۔ اچھا اب تم بتاؤ کیا پروگرام طے کرنا ہے؟ سر میرا خیال ہے آپ 5 بجے تک آنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یقیناً، میں تو اب بھی بہت فریش ہوں۔ سر میں نے آتے وقت احتیاطاً ہوٹل والوں کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا اور نقشہ بنا کے بھی دے دیا تھا، اور میں نے انہیں کہہ دیا تھا ہمارے معزز مہمان جس وقت آنے کا عندیہ دیں آپ موٹر کیب کو نقشہ دے کر ان کو میرے ہاں بھجوا دیں اور آپ کو روانہ کر کے مجھے فون کر دیں۔ بہت اعلیٰ بندوبست ہے۔ ایزلنگ میرے قصبے کا نام ہے۔ اسٹوٹگارٹ سے ایزلنگ تک آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ اگر آپ تنہا آنے میں قباحت محسوس کریں تو پھر میں خود آ کر آپ کو لے جاؤں گی۔ اس صورت میں مجھے 4 بجے اپنے گھر سے نکلنا ہوگا۔ مس کونیگر، یہ زیادتی ہے۔ کیسے سر؟ تم اب میرے ساتھ بچوں والا سلوک کر رہی ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ اس کے کہکہے میں بہت کھنک تھی۔ اتنے انتظامات کے باوجود اب اتنا گنوار بھی نہیں ہوں کہ بھٹک جاؤں گا۔ سر مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ تمہاری میزبانی تمہارے فرائض سے ماوراء ہے، اس کا تمہارے کانٹریکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو تم میری خواہش کے احترام میں کر رہی ہو اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ میرے گھر میں اور کون کون؟ اچھا، اب وہ سوگواری سے ہنسی۔ 2 لوگ اور ہیں مگر بہت بے ضرر ہیں، گھبرائیے نہیں، وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ٹھیک ہے مس کونیگر، تو مجھے اپنا فون نمبر لکھواؤ، میں نکلنے سے پہلے تمہیں خود فون کر دوں گا۔ تھینک یو سر۔ مس کونیگر نے اپنا فون نمبر لکھوا دیا اور فون بند کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ترمزی صاحب نے ریسیپشن پر بتا دیا کہ وہ کتنے بجے نکلیں گے اور پھولوں کے ایک بوکے کا آرڈر بھی دے دیا۔ دوبارہ فون کر کے انہوں نے پوچھا ہوٹل کے بیسمنٹ میں جو شاپنگ سینٹر ہے کیا وہ کھلا ہے؟ ریسیپشن نے بتایا کہ بیسمنٹ والا شاپنگ سینٹر دوپہر 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ ابھی تو 1:30 بجا ہے۔ ترمزی صاحب نیچے اتر گئے، بیسمنٹ میں پہنچے۔ شکر ہے وہ دکان کھلی تھی جس میں کل رات انہوں نے جدید طرز کے بیش قیمت مردانہ سوٹ دیکھے تھے۔ اس وقت اسٹور میں ایک پتلی کمر والی خوش شکل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، سپیک انگلش؟ ہنس کر بولی، لٹل لٹل، یعنی تھوڑی تھوڑی۔ اوکے۔ وہ لٹکے ہوئے سوٹ دیکھتے رہے، پھر اس سے کہنے لگے، مجھے ایک جدید ترین سوٹ درکار ہے۔ وہ اندر سے ڈھیر نکال کر لے آئی۔ انہوں نے ایک ڈارک براؤن سوٹ پسند کیا، ٹرائی روم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ وہ اسی قمیص پر سوٹ پہن کر باہر نکل آئے۔ وہ بولی، نو نو سر۔ وہ حیران کھڑے تھے کہ ایک مسٹرڈ کلر کی شرٹ لے آئی اور بولی، ود دس۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ میچنگ شرٹ ہے۔
अंदर जाने लगी तो चिल्लाई, प्लीज़ वेट जस्ट अ मिनट। फिर एक ऐसी टाई उठा के लाई जिस पर ब्राउन, रस्ट और मस्टर्ड कलर के दायरे बने हुए थे। तिरमिज़ी साहब मुस्कुराए और सारी चीज़ें लेकर ट्राई रूम में चले गए। सब कुछ पहनकर उन्होंने कद आदम आईने में देखा। वाकई सारी चीज़ें बहुत जच रही थी। उन्होंने बाल दुरुस्त किए। वो बाल उनके घने थे मगर बीच में सफ़ेद लकीरें भी थी। वो बाहर निकले तो रात वाला सेल्समैन भी आ चुका था और वो उसे जर्मन ज़ुबान में कुछ बतला रही थी। उनको देखा तो एकदम सांस रोककर उसने लंबी सांस छोड़ी और हाथ का इशारा करके बोली, डैशिंग। बस इसके आगे उसे लफ्ज़ नहीं आते थे। तिरमिज़ी साहब शर्मा गए। सेल्समैन ने आगे बढ़ के उनके कॉलर दुरुस्त किए और साफ इंग्लिश में बोला, सर यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, 10 years यंगर टू योर एज। वो लड़की एक खूबसूरत टाई पिन उठा लाई, साथ में एक दस्ती रुमाल भी था। सेल्समैन ने टाई पिन उनकी टाई में जड़ दिया और सेल्स गर्ल दस्ती रुमाल की तिकोनी बना के उनकी ऊपर वाली छोटी जेब में लगाने लगी। तिरमिज़ी साहब दिल ही दिल में उन्हें सराहने लगे कि उन्हें सौदा बेचना खूब आता है। वो तो सिर्फ एक सूट लेने आए थे मगर उन दोनों ने बाकी ज़रूरी चीज़ों का एहसास भी दिला दिया। तिरमिज़ी साहब ने सब चीज़ों की कीमत पूछी और कहा कि बिल बनाओ। सेल्समैन ने पूछा, आपके पुराने कपड़े पैक कर दें, आप ऐसे ही जाएंगे? तिरमिज़ी साहब ने कहा, नहीं, मैं अपने कपड़े पहन कर जाऊँगा। मैं अदायगी कर देता हूँ, आप ये कपड़े ऊपर होटल वालों को भिजवा दें, वो इस्त्री करके कमरे में भेज देंगे। जैसे आपकी मर्ज़ी सर। वो अंदर गए, अपने कपड़े पहन कर बाहर आ गए। जब उन्होंने बिल अदा कर दिया तो सेल्समैन ने पूछा, शेख? वो समझ गए, बोले, मैं अरब नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान समझते हो? उसने अस्बात में सर हिलाया। बहुत मुतासिर नज़र आ रहा था। उन मुल्कों में अरब शहज़ादे मलबूसात ख़रीदने आते हैं। तिरमिज़ी साहब को खुशी हो रही थी कि उन्होंने ऐसे कपड़े ख़रीदे कि उनके मुल्क के बारे में अच्छा तासर गया। बाहर निकलने लगे तो सेल्स गर्ल पाँव की तरफ इशारा करके बोली, शूज़। फिर दुकान से बाहर इशारा किया। सामने मर्दाना जूतों की दुकान थी। वो समझ गए कि अब खातून उन्हें नए जूते ख़रीदने की तरग़ीब दे रही है। वो उसे क्या बताते कि वो सफ़र में नया जूता पहनने के हक़ में नहीं थे। नो थैंक्स कहकर होटल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर लॉबी में आकर उन्होंने रिसेप्शन को अपने सूट के बारे में हदायत दी और कमरे में चले गए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नीचे आ गए। फूलों का बुके भी आया रखा था और मोटर कैब भी तैयार थी। वो रवाना हुए। एज़लिंग कस्बे की हदूद जल्दी शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी कस्बा था। ऊंचे नीचे खूबसूरत घर दूर से यूं नज़र आते थे जैसे परियों के घर हों। हर जगह फूल लटकते नज़र आते। साफ़ सुथरी रवशें, सरसब्ज़ खेतियाँ, सहनों में बच्चे खेल रहे थे। कहीं बदबूदार पानी नहीं खड़ा था, ना जा बजा कूड़े और गंदगी के ढेर थे। गरीब लोगों के कपड़े भी नहायत साफ़ सुथरे थे। कितना सुकून है यहाँ। वो एक एक चीज़ को गौर से देख रहे थे। शायद माजी में उन्होंने इतनी तबाही देखी है, इतना घिनौनापन देखा है कि उन्हें एक बनी संवरी खूबसूरत ज़िंदगी जीने का शऊर आ गया। बड़े शहरों के शोर शराबे से निकलकर कस्बों और देहातों में आ जाते हैं। मौत की भयानक इंतहा देखने के बाद उनको ज़िंदा रहने का सलीका आ गया। अरसा दराज तक जंग की, रूह की बेसरोपा बातें और बम्बों के धमाके सुन सुनकर उन्हें सुकून और शांति का मतलब समझना आ गया है। जीना चाहते हैं, इसलिए ज़िंदगी के रास्ते में अपनी फितरत को सुधार कर चलते हैं। न जाने वो अपनी सोचों में कहाँ तक उतर जाते कि टैक्सी ड्राइवर ने एक खूबसूरत छोटे से घर के आगे टैक्सी रोक दी। वो चौंके। ड्राइवर ने इशारे से बताया कि यही मंजिल है। क्योंकि ड्राइवर अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानता था, होटल वालों ने उन्हें बता दिया था और रास्ते का नक्शा भी उसे दे दिया था। वो बौखलाए हुए से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले ही थे कि घर का सदर दरवाज़ा खुला और मिस कोनेगर मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। हेलो मिस्टर तिरमिज़ी, वेलकम। थैंक्स मिस कोनेगर। उन्होंने भी बाकायदा हाथ मिलाया और फूल बढ़ा दिए। वो उन्हें अंदर ले गई और फूल ले जाकर साथ वाले कमरे में रख गई।
इस वक्त उसने टाइट जीन्स और तंग ब्लाउज़ पहना हुआ था, बालों की पोनी बनाई हुई थी, गले में हस्बे मामूल स्कार्फ था। वो कुछ फरबा सी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल घरेलू औरत लग रही थी। जिस लिबास में मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मुख्तलिफ नज़र आती हो। वो हंसी। औरत को ऐसा ही होना चाहिए, हर लिबास में एक जैसा नज़र नहीं आना चाहिए। वो सोफ़े पर बैठ गए। मगर बड़ी अच्छी लग रही हो, घरस्तन जैसी। हाँ, हर औरत एक उम्र में घरस्तन लगने लगती है। वो भाग कर गई, फ्रिज में से जूस का गिलास निकाल लाई। ये मेरे लॉन में लगी स्ट्रॉबेरी का जूस है, आज ताज़ा तोड़ के मैंने आपके लिए बनाया है, मैं ज़रूर पीऊँगा। तिरमिज़ी साहब ने उसके हाथ से एक गिलास ले लिया। वो भी बैठ गई। इतना बड़ा लॉन है तुम्हारा? नहीं, बस चंद गज़ का ही है, मगर यहाँ गांव में रवाज है, अपने छोटे से लॉन में भी कोई फल लगाना घर के लिए नेक शगुन समझा जाता है। कितना अच्छा रिवाज है। तिरमिज़ी साहब घूंट घूंट करके जूस पीने लगे और वाकई जूस बहुत लजीज है। थैंक यू सर। मिस कोनिगर खुश हो गई। ये कस्बा बहुत पुरफ़ज़ा है, मैं बाहर देखता हूँ, इतना सब्ज़ा है और इतनी खुशबू, मेरा तो दिल चाह रहा है बाहर की सैर करूँ। उन्होंने गिलास खाली करके मेज़ पर रख दिया। ठीक है, मैं ज़रा चूल्हा बंद कर दूँ, फिर आपको ले चलती हूँ। वो भागकर किचन में चली गई। तिरमिज़ी साहब कमरे का जायज़ा लेने लगे। बिल्कुल छोटा सा ड्राइंग रूम था, एक ही सोफ़ा जिस पर 4 आदमी बैठ सकते थे। कालीन पर फालतू कुशन्स पड़ी हुई थी। एक अनबूसी रंग की शीशे की मेज़ दीवार के साथ पड़ी थी। सोफ़ों से ज़्यादा जगह उस मेज़ ने घेर रखी थी। उसके मुख्तलिफ़ खानों में रंग बिरंगे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे। एक खाने में खूबसूरत फ्रेम में जड़ी कुछ तस्वीरें पड़ी थी। एक तस्वीर बूढ़े आदमी की थी, एक तस्वीर अधेड़ उम्र की औरत की थी जिसकी शक्ल मिस कोनिगर से मिल रही थी। एक बिल्कुल नौखेज़ नौजवान की तस्वीर थी और एक किसी नौमौलूद बच्चे की तस्वीर थी। अलमारी के निचले खानों में डेक लगा था, स्पीकर भी थे, एक तरफ टीवी और वीसीआर था, ऑडियो वीडियो कैसेट्स भी रखी थी, किताबें और रिसाले भी एक एक में लगे हुए थे। ये सब चीज़ें उसके आला ज़ौक़ का पता दे रही थी। वो जॉगर्स पहन कर आ गई। चलिए मैं आपको गांव में घुमा लाऊं। वो भी खड़े हो गए। दोनों बाहर निकल गए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मिस्टर तिरमिज़ी और मिस कोनिगर पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको उनका ये साथ एक मुख्तसर अरसे के लिए उनका ये ताल्लुक़ कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।